हेलो दोस्तों, मैं हूं आर्यन और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल देव आश्रम में। नेपाल में होने वाले जेंसी प्रोटेस्ट के बारे में और करेंगे उसका पूरा एनालिसिस। जैसा कि आप सबको पता है कि नेपाल में सितंबर 8 और 9 में एक प्रोटेस्ट होता है वहां के यूथ के थ्रू, और जिसे नाम दिया गया जेंसी प्रोटेस्ट यानी जनरेशन जेड प्रोटेस्ट। लोगों का ये कहना था कि गवर्नमेंट 26 सोशल मीडिया ऐप्स को बैन करने के बाद उनकी को छीन रही है। वहीं सरकार का ये कहना है कि ये 26 ऐप जो हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड नहीं है। जब वो रजिस्टर हो जाएंगे तो उन्हें दोबारा फिर से बैन हटा दिया जाएगा, लेकिन नहीं। लोगों का कहना है कि सरकार करप्शन कर रही है और उस करप्शन से बचने के लिए हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच और हम तक पहुंचने वाली इंफॉर्मेशन को वो कंट्रोल करना चाहती है। तो ये है लोगों का कहना। अब लोग इस बात से भी परेशान हैं कि सरकार काफी ज्यादा कर रही है, काफी ज्यादा नेपोटिज्म कर रही है, जिससे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। अभी हाल ही फिलहाल में कई खबरें आई हैं कि प्राइम मिनिस्टर और अन्य मंत्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया है और लोगों से शांति बनाए रखने की गुहार लगाई है। अब सरकार के द्वारा जो है सोशल मीडिया बैन जो हटा लिया गया है, लेकिन फिर भी ये प्रदर्शन नहीं रुक रहा। इससे हमें ये पता चलता है कि 26 ऐप्स को बैन करने का सिर्फ एक बहाना था, लोगों का गुस्से का कारण कुछ और है। तो हम करेंगे इसका पूरा पेस्टल एनालिसिस यानी पॉलिटिकल एनालिसिस भी करेंगे, इकोनॉमिकल एनालिसिस, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और इन्वायरमेंटल एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है पॉलिटिकल एनालिसिस। अब नेपाल में काफी ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी जा रही है, जिनके पीछे काफी रीजन है। जैसे सरकार ने बिना प्रायर तैयारी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया। वहां पे जो प्राइम मिनिस्टर से लेके प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर, अन्य मिनिस्टर्स ने का जो रेजिग्नेशन है वो भी एक दर्शाता है कि वहां पे काफी ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और वो अभी नेपाल सेफ जगह नहीं है। कोर्ट और सरकार के थ्रू कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, जिसका मतलब है कि वहां पे काफी ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी जा रही है। अब लोगों के गुस्से का कारण ये भी है कि वहां पे काफी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। सरकार जॉब अपॉर्चुनिटीज में ध्यान नहीं दे रही है, लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। आप सभी को बता दूं कि नेपाल काफी ज्यादा रेमिटेंसेस के ऊपर डिपेंड है। रेमिटेंसेस का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जॉब कर रहा है और वहां से फिर जो इनकम जनरेट कर रहा है वो अपनी कंट्री में वापस बेच रहे हैं, तो इसे रेमिटेंसेस कहते हैं। और नेपाल इस टाइप के अर्निंग में काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। अब इस प्रोटेस्ट के थ्रू काफी ज्यादा ट्रांसपोर्ट और व्यापार को भी काफी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे उसकी इकोनॉमिक कंडीशन और ज्यादा बुरी होती जा रही है। इससे इंडिया को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, लोगों क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इंडिया और नेपाल के जॉइंट वेंचर्स। तो इस प्रोटेस्ट के थ्रू काफी ज्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। अब वहां की सोशल मीडिया में एक हैशटैग चला था नेपो बेबीज, जो वहां की यूथ पे गुस्से का मेन कारण है। लोगों का कहना है कि सरकार काफी ज्यादा इनइक्वालिटी की तरफ ध्यान दे रही है, काफी ज्यादा नेपोटिज्म की तरफ ध्यान दे रही है। और यहाँ पे एक गलती सरकार की ये भी है कि जो कम्युनिकेशन गैप है गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में, उसे फिल करने में सरकार जो है वो नाकाम रही है। देखो दोस्तों, किसी भी चीज को करने में टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, और अगर हम ये कहें कि विदाउट टेक्नोलॉजी ये प्रोटेस्ट हुआ तो हम मान ही नहीं सकते। सरकार ने सिर्फ 26 ऐप्स को बैन किया था, जिसमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे बड़े दिग्गज कंपनियां तो थी, लेकिन जो नेपाल गवर्नमेंट
के थ्रू रजिस्टर नहीं थी, लेकिन वहाँ पे चाइनीज ऐप्स भी चल रही थी, जैसे टिकटॉक हो गया और अदर चाइनीज ऐप्स। तो उसके थ्रू लोगों ने कोऑर्डिनेशन बिठाया एक दूसरे के साथ और प्रोटेस्ट किया, जिससे उन्होंने सरकार को मजबूर कर दिया कि वो इस्तीफा दे। ठीक है, लोगों का ये भी आरोप है सरकार के ऊपर कि वो टेक्नोलॉजी के थ्रू उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को कंट्रोल करना चाहती है और उन तक जो इंफॉर्मेशन पहुंच रही है उसे भी कंट्रोल करना चाहती है। अगला है लीगल एनालिसिस। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि सरकार हमने सिर्फ उन्हीं ऐप्स को बैन किया है जो सरकार के द्वारा रजिस्टर नहीं है, और जब ये ऐप सरकार के द्वारा रजिस्टर हो जाएंगी तो उन्हें बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि अगर वो सरकार के द्वारा रजिस्टर ही नहीं थी तो इससे पहले सरकार कहाँ थी। ये आचार बहुत ज्यादा करप्शन कर रही है और वो उस इंफॉर्मेशन को हम तक पहुंचने में रुकावट पैदा करना चाहती है और हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म करना चाहती है। नेपाल में इस वक्त कर्फ्यू भी लग चुका है, जो कि एक लीगल पर्सपेक्टिव में हम उसे देख सकते हैं। अब इन्वायरमेंटल की कंट्री के एनवायरनमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में देखें तो इंडिया और नेपाल के काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और अदर प्रोजेक्ट भी चल रही हैं। तो इस प्रोटेस्ट की वजह से इन वेंचर्स में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। टूरिज्म भी प्रभावित हो सकता है और बुरा प्रभावित होगा। वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस खराब होंगी, वहाँ की जो पब्लिक प्रॉपर्टीज है उन्हें तोड़ा जा रहा है, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जिससे इकोनॉमिक कंडीशन जो है वहाँ की बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है और इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुँच रहा है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धमाके हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुँच रहे हैं। अब ये प्रोटेस्ट इंडिया के लिए कैसे चैलेंज है। फर्स्ट है कि सप्लाई चेन काफ़ी ज़्यादा डिसरप्ट हो रही है। आप सभी को मैं ये बता दूं कि नेपाल जो वो इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है फॉर फूड प्रोडक्ट्स, फॉर मशीनरी, फॉर एनीथिंग। सबके लिए ज़्यादातर नेपाल भारत के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो वो मदद पहुंचाने में जो सप्लाई चेन है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिसरप्ट हो रही है, क्योंकि अभी नेपाल के जो हालात हैं वो सेफ नहीं है। ठीक है, अगला इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया की भी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि जो इंडिया की जो कंपनीज हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नेपाल में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो इस प्रोटेस्ट की वजह से शायद बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनका पैसा डूब सकता है, या फिर उसे नुकसान हो सकता है, या फिर उस पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। आप जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव भी समझ लेते हैं। तो जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में नेपाल में जो ये प्रोटेस्ट हुआ है दोस्तों, हम ये चल के ये इंडिया के को घेरने की साजिश भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपने पीछे जैसे न्यूज़ देखी होगी कि बांग्लादेश में भी जो करंट गवर्नमेंट थी उसे हटा दिया गया प्रोटेस्ट के थ्रू, ऐसे ही प्रोटेस्ट के थ्रू। तो वेस्ट में है पाकिस्तान, ईस्ट में आ गया आपका बांग्लादेश। ठीक है, और अब नेपाल में सरकार को गिराया जा रहा है। और अगर नेपाल में कोई अमेरिकन सपोर्टिव सरकार आ गई या फिर चाइनीज सपोर्टिव सरकार आ गई तो इंडिया के लिए दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि इंडिया नेपाल का जो बॉर्डर है वो सील बॉर्डर नहीं है, और इंडिया और नेपाल के बीच काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता है, काफ़ी ज़्यादा रिश्ते भी बहुत अच्छे हमारे। तो हमारे रिलेशनशिप में और हमारे जियोपॉलिटिकल के लिए एक खतरा बन सकती है, और ये बॉर्डर सिक्योरिटी का भी काफ़ी ज़्यादा मामला हमें बताती है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।